ये वीडियो आर्टिकल 19 की कंटिन्यूटी में ही है। ये वीडियो उसके साथ ही पढ़ लेना आप। तो अब यहाँ पे हम करेंगे कि ये जो आर्टिकल 19 है इसकी ये अप्लाई किस किस पे होएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अप्लाइज ऑन सिटीजन्स ओनली, नॉट ऑन फॉरनर्स। अब नेचुरल पर्सन पे तो अप्लाई होएगा, लेकिन लीगल पर्सन और जुरिस्टिक पर्सन पे ये अप्लाई नहीं होएगा। तो ये जो लीगल और जुरिस्टिक पर्सन है, जैसे कॉरपोरेशन और कंपनीज होगी। लेकिन दो केस आए थे, बैंक नेशनलाइजेशन केस 1970 एंड न्यूज़पेपर के 3 का केस आया था, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि दो कंपनी कैनॉट क्लेम अ राइट अंडर। अब कंपनी है जो, वो नेचुरल पर्सन तो है नहीं, तो उसको कोई चीज़ अफेक्ट तो करती नहीं। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये जो कंपनी है इसकी कोई अपनी आइडेंटिटी तो है नहीं, तो ये आर्टिकल 19 को क्लेम नहीं कर सकते। पर जो इसके शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के या कोई एसोसिएशन के, तो वो आर्टिकल 19 क्लेम कर सकते हैं इफ़ बाय स्टेट एक्शन राइट्स ऑफ कंपनी एज वेल एज शेयर्स। अब ये दो चीज़ों का ध्यान रखना, कंपनी एज वेल एज शेयर होल्डर्स आर इम्पेयर्ड। FIR ऑफ शेयर होल्डर्स एज सिटीजन्स आर नॉट लॉस्ट। अब वहाँ पे अगर कंपनी और एसोसिएशन दोनों के शेयर जो राइट्स वायलेट करते हैं स्टेट एक्शन के द्वारा, तो शेयर होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं FIR के लिए। अगर वो एसोसिएट कर रहे हैं टू फॉर्म कंपनी, अगर वो एसोसिएट करते हैं कंपनी को फॉर्म करने के लिए, अगर कोई स्टेट एक्शन के द्वारा उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो वो स्टेट के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं और FIR फाइल करवा सकते हैं अगेंस्ट द स्टेट एक्शन। अब हम करेंगे आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए को डिफ़ाइन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो हम बोल रहे हैं बार बार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या है, इसकी एक्सटेंट क्या है, ये कैसे अप्लाई होएगा और कैसे अप्लाई हुआ है अब तक। तो पहले हमें इसका मतलब समझने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब अब यहाँ से हम करेंगे। इसका मतलब है कि जब कोई इंसान खुद के या फिर दूसरों के कन्विक्शंस को, ओपिनियंस को, आइडियाज़ को, थॉट्स को फ्रीली बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, चाहे राइटिंग के द्वारा, चाहे प्रिंटिंग के द्वारा, चाहे विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, चाहे पिक्चर्स के द्वारा, चाहे कार्टून्स के द्वारा, और किसी भी अदर मेथड के द्वारा, अगर अपने कन्विक्शंस, ओपिनियंस और आइडियाज़ और थॉट्स को कोई इंसान खुद के या को एक्सप्रेस करता है, तो उसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट में बोला कि ना ही सिर्फ अपने आइडियाज़ को, बट जब हम दूसरों के आइडियाज़ को भी ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, तो वहाँ पे आ जाता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो ये जो राइट है एक्सटेंड हो जाता है टू द फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस में हम दूसरों के आइडियाज़ और थॉट्स को विजिबल रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, इधर बाय वर्ड्स, या तो वर्ड्स के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, बाय प्रिंट मीडिया के थ्रू, जब हम कुछ भी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू या वैसे, तो उसमें भी हम जब दूसरों के आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूड हो जाता है। तो वहाँ पे भी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया तो गया है, इससे हो क्या रहा है, इसका ऑब्जेक्ट क्या, पर्पस क्या सॉल्व कर रहा है ये। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, ये प्रोपगेट कर रहा है आइडियाज़ को, इज सिक्योर्ड बाय फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन। अब ये जो प्रोपोगेशन ऑफ आइडियाज़ हमारी हो रही है, ये थ्रू सर्कुलेशन सिक्योर भी हो रही है। अब लिबर्टी ऑफ सर्कुलेशन इज असेंशियल टू दैट फ्रीडम एज द लिबर्टी ऑफ पब्लिक। अब जैसे लिबर्टी ऑफ पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सर्कुलेशन भी इम्पॉर्टेंट है। इंडीड विदाउट सर्कुलेशन पब्लिकेशन वुड बी ऑफ लिटिल वैल्यू। तो दोनों ही वाइस वर्सा एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं और इम्पॉर्टेंट है।
और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारा पर्पस क्या, ब्रॉडर पर्पस सॉल्व कर रहा है, क्या सर्व कर रहा है ये। पहले तो अटेन सेल्फ फुलफिलमेंट दे रहा है, क्योंकि जब हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर देंगे तो ऑब्वियसली हमें सेल्फ अटेनमेंट मिलेगी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और असिस्ट करता है डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ में, स्ट्रेंथन द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग, provides mechanism by which it would be possible to establish a balance between stability and social change। ठीक है, ये हमारा ब्रॉडर पर्पस सॉल्व कर रहा है, ये 4 पॉइंट्स हैं। अब ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी शुड बी एबल टू फॉर्म देयर ओन बिलीफ एंड कम्युनिकेट दैम फ्रीली टू अदर्स। अब अगर हमें मिला है ये राइट, तो हमें इसको एक्सरसाइज भी प्रॉपरली करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम कुछ केसेस करेंगे जिससे हमें पता चलता है कि ये जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसको एक्सरसाइज कैसे किया गया। तो फर्स्ट केस है, यहाँ पे एक पॉइंट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड हियर इज टू पीपल्स राइट टू नो। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ नॉलेज भी आ जाता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है जो ये आया था, ये इसको इसी आइडिया को प्रोपोगेट कर रहा है। इन सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल 2010 का केस है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो सोर्स है राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 एक्ट का, ये इमर्ज हुआ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी अंडर आर्टिकल 19(1)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया है हमारा, ये यहीं से इसकी जो इसका रूट कॉज है, ये यहाँ से आया है। अब कमर्शियल, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि जो हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं, ये भी एक हमारे आइडियाज़ की एक्सप्रेशन ही है, थॉट्स की। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या जो कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आते हैं। तो इज़ कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये हेल्ड हुआ इन हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 का केस था। इन्होंने हेल्ड किया, एडवर्टीजमेंट विच इज़ ऑफ कमर्शियल इन नेचर does not propagate ideas because it deals with commerce or trade and not for propagating ideas not cover under article 19(1)A of the constitution। तो यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मेन पर्पस है कि हम अपने आइडियाज़ और थॉट्स को प्रोपोगेट करते हैं। तो यहाँ पे जो कमर्शियल फील्ड में अगर एडवर्टीजमेंट होती है तो दैट इज़ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कमर्स एंड ट्रेड पर्पस ओनली। तो वहाँ पे जो हमारे थॉट्स और आइडियाज़ वो प्रोपोगेट नहीं हो रहे, तो ये जो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट है ये 19(1)A आर्टिकल में फॉल नहीं करते। अब सेकंड आया, टेलीफोन टैपिंग केस था, इन्वेजन। अब इन्होंने बोला कि जैसे टेलीफोन टैपिंग, जैसे मिनिस्टर्स की हम पीछे भी एक इशू राइज हुआ था कि बहुत सारे ओपोजिशन मिनिस्टर्स के टेलीफोन टैप्स हुए थे। तो क्या वो वायलेट करता है हमारे राइट टू प्राइवेसी को? क्या ये इन्वेजन माना जाएगा राइट टू प्राइवेसी का? तो इन पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस है, जिसमें हेल्ड हुआ कि इट वायलेट्स 19(1)A unless it comes within the ground of clause 2 of the of 19 article 19 of the constitution। तो अभी यहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि इन जनरल अगर प्राइवेट किसी पर्सन का टेलीफोन टैपिंग हो रही है तो वो राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज कर रहा है, वायलेट कर रहा है, ये इन्वेजन कंसिडर होएगा। लेकिन जब जब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात आ जाती है, फॉरेन रिलेशंस की बात आ जाती है, तब वहाँ पे स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर देती है। कुछ इम्पॉर्टेंट पीपल होते हैं, उनका कई बारी टैपिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, लेकिन ओनली ग्राउंड्स मेंशन अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन ग्राउंड्स पे ही स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जनरली इट इज़ अ violation of or the invasion of right to privacy, but under clause 2 of article 19 of the constitution, grounds mentioned in that clause, reasonable restrictions can be imposed on the right to privacy
of an individual. अब नेक्स्ट आया कॉलिंग ऑफ बंद। बंद का क्या है? ये जो कर्फ्यू लग जाते हैं उसका क्या है? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर्सेस भारत कुमार एंड अदर्स 1998 का केस था। यहाँ पे इस केस में 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया फुल बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट का जजमेंट, जिसमें इन्होंने बोला कि जो कर्फ्यू लगा देती है पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया इनको, और इनको इलीगल डिक्लेयर किया, क्योंकि ये एक तो वायलेट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स को जो गारंटी हुए हैं आर्टिकल 19, क्योंकि इसमें मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन लग जाती है और ये हमारे राइट टू लाइफ को भी वायलेट कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, और ये हॉल्ट भी हो रहा है, नेशनल इकोनॉमी के ऊपर लॉस हो रहा है अपनी कंट्री के ऊपर, क्योंकि सारे काम कर्फ्यू में रुक जाते हैं तो नेशन काम नहीं कर पाता, इसकी वजह से लॉस होता है। तो इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर हुए और इलीगल डिक्लेयर हुए। लेकिन केरला हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि पॉलिटिकल पार्टी है जो जनरल स्ट्राइक कॉल कर सकती है, लेकिन विदाउट एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली थ्रेट ऑफ वायलेंस टू इन्फोर्स इट। अब जनरल स्ट्राइक पॉलिटिकल पार्टीज डिक्लेयर कर सकती हैं, लेकिन उसमें वो ये नहीं कह सकती कि अगर कोई घूमता फिरता दिख गया तो उस बंदे को इंजरी या फिर उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी होएगी। अगर कोई स्ट्राइक ऐसे डिक्लेयर होती है तो वो वायलेट करती है 19 और आर्टिकल 21 को, लेकिन जनरल स्ट्राइक हो सकती है विदाउट दीज काइंड ऑफ थ्रेट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस था। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि 19(1)(a) की कोई जोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है। फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैरीज विद इट the right to gather information as also to speak and express oneself at home and abroad and to exchange thoughts and ideas with others not only in India but also outside। तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, हम बाहर जाके भी अपनी थॉट्स एंड आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट टू नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं और उनके थॉट्स एंड आइडियाज़ भी ले सकते हैं, तो इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या लाइव स्ट्रीमिंग कोर्ट की प्रोसीडिंग की हो सकती है। तो ये केस था स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018 का केस था, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि लाइव स्ट्रीमिंग इज प्रिस्क्राइब्ड डिजिटल फॉर्मेट वुड बी एन अफर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, अब ये जो सेक्शन है हमारा सेक्शन 327 ऑफ द CRPC। अब यहाँ पे उन्होंने बोलता है कोर्ट्स टू बी ओपन, उसकी जो टाइटल है वो है कोर्ट्स टू बी ओपन। अब सेक्शन 327 ऑफ द CRPC क्या बोल रहा है? क्लॉज 1 कहता है कि ये जो कोर्ट प्रोसीडिंग है ये जनरली टू बी एन ओपन कोर्ट टू विच पब्लिक जनरली मे हैव एक्सेस so far as the same can conveniently contain them। तो अगर वहाँ पे ये हो सकता है तो वो ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है ये भी एक्सटेंशन है उसी राइट की, लेकिन वहाँ पे प्रोविज़न प्रोवाइड भी कर रखा है कि कोर्ट कभी भी अलाउ कर सकती है कि पब्लिक को या फिर पर्टिकुलर पर्सन को टू नॉट हैव एक्सेस or the court proceeding to be remain in the room or building used by the court। तो यहाँ पे भी वही सब्जेक्ट है, मतलब ये जो राइट दिया गया है वह सब्जेक्ट टू दोज रिस्ट्रिक्शंस ओनली कैन बी एक्सरसाइज्ड
सब्जेक्ट टू दोज रिस्ट्रिक्शंस ओनली। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है लाइव स्ट्रीमिंग इज़ प्रिस्क्राइब डिजिटल फॉर्मेट would be an affirmation of constitutional rights bestowed upon public and litigants in particular. While doing so, regard being had to the fact that just as dignity and majesty of the court is inviolable, the issue regarding privacy right of litigants, where cases are set down for hearing or witness, as also other exceptional category of cases of which live streaming of proceeding may not be desirable, are matters which needs to be identified. तो वही हो गया 327 ऑफ CRPC की ही एक तरह से इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे। तो लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है, लेकिन जहाँ पे एक्सेप्शंस हैं कोर्ट को लगता है, जैसे रेप केसेस हैं, अगर उनको लगता है कि प्राइवेसी ऑफ विटनेसेस एंड विक्टिम मेंटेन करनी चाहिए और कुछ केसेस हैं जो प्राइवेट होने चाहिए, तो वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं, सब्जेक्ट टू दोज लाइव स्ट्रीमिंग सब्जेक्ट टू दोज रिस्ट्रिक्शंस है। अदरवाइज इन जनरल लाइव स्ट्रीमिंग में कोई डिफ़िकल्टी है नहीं। अब नेक्स्ट केस है, इसमें ये केस है राइट्स ऑफ हिजरास एंड ट्रांसजेंडर्स। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इनके राइट्स भी आ जाते हैं, ये भी इसी के अंडर आते हैं, राइट टू एक्सप्रेस जेंडर। जो जेंडर आइडेंटिटी की एक्सप्रेशन है ये इनके ऊपर भी उतनी ही लागू होती है जैसे कि एक नॉर्मल इंसान के ऊपर। तो हेल्ड इन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस आया था। इसमें इन्होंने बोला कि अ ट्रांसजेंडर हैज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस chosen gender identity through varied ways, a means by way of expression, speech, mannerism, clothing, etc. Values of privacy, self identity, autonomy, and personal integrity are fundamental rights guaranteed to the members of transgender community under Article 19(1)(a), and the state is bound to protect and recognize them. तो जैसे हमें किसी भी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करने की खुली छूट है, वैसे ही इनको भी अपनी आइडेंटिटी शो करने की, चाहे बाय एनी मीन्स, बाय वे ऑफ एक्सप्रेशन, चाहे बोल के, चाहे एक्सप्रेस करके, चाहे अपने मैनरिज्म के थ्रू, चाहे क्लोथिंग के थ्रू, चाहे वैल्यूज़ के थ्रू, ये अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये कुछ केसेस हमने जो 19(1)(a) में किए, यहाँ से एप्लीकेशन जो इस राइट की एप्लीकेशन है वो शो हो रही है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।